वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। आज लोकतंत्र के सबसे बड़े नतीजे डे पर सियासी पारा 7वें आसमान पर है और बंगाल की रणभूमि में ममता दीदी की तृणमूल और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में रुझानों की अगर बात करें तो शुरुआती रुझानों में फासला इतना कम है कि भवानीपुर में ममता और शुभेंदु की जंग महामुकाबले में बदल चुकी है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल पहुंचे, झालमुड़ी फेमस हुई और ये झालमुड़ी हाथों में लिए यहाँ पर बंगाल के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रही हैं, नेता नजर आ रही हैं और इसी के साथ झालमुड़ी का जो ट्रेंड है वो भी यहाँ पर छाया हुआ है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के जो रुझान इस समय सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी अभी आगे चल रही है और बीजेपी मुख्यालय चाहे दिल्ली की बात कर ले या पश्चिम बंगाल की, जश्न का माहौल शुरू हो गया है। बिल्कुल, ऐसे में माधुरी अगर बात करें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अगर बात करें तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो झालमुड़ी खाकर न सिर्फ झालमुड़ी को एक चुनाव प्रचार के तौर पर पेश किया, बल्कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का ये जो व्यंजन है इसे अलग तरीके से पेश किया गया, फेमस इसे किया गया। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं झालमुड़ी जो है वो चुनाव प्रचार में अहम योगदान निभाते नजर आए और शायद यही कारण है कि तमाम बीजेपी मुख्यालयों पर, चाहे दिल्ली की हम बात करें या फिर बंगाल बीजेपी ऑफिस में झालमुड़ी बांटकर खुशियां मनाई जा रही है। तो आपको लगातार दिखा रखी हैं, जहां आपको बता दें कि झालमुड़ी की ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता नेता इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। बता दें आपको, केरलम, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल की जो रुझान है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और कुछ ही देर में तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी। यानी कि जो रुझान नजर आ रही हैं वो कष्ट को झेला है और आज उसी का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ स्थापित करके दिया है। अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रवक्ता हूँ प्रदेश की। नाम बता दीजिए। माधवी अग्रवाल। बंगाल से जो इस्लाम खत्म, बंगाल में 15 साल का इस्लाम शासन खत्म हो गया। एक बार अभी बंगाल में हिंदू का राज चलेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लगातार दिखा रखी हैं। बता दें आपको, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न का माहौल बना हुआ है और इसी पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं और मिठाइयां बंटना भी शुरू हो गई हैं और ये तस्वीरें जहां एक दूसरे को गुलाल लगाती हुई महिलाएं, कार्यकर्ता नजर आ रही हैं। बिल्कुल, ऐसे में तस्वीरें चाहे दिल्ली मुख्यालय से हमारी सहयोगी पल्लवी ने जो साझा की थी या फिर बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जश्न का माहौल चारों तरफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली बीजेपी की अगर बात कर लें, शाम को प्रधानमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम भी माधुरी जो है प्रस्तावित हो चला है। इसी बीच मिठाइयां बंटना जो है वो बीजेपी ऑफिस में शुरू हो गया है। इसी वक्त आपको बता दें कि असम में भी एक तरफा ये चुनाव होता नजर आया था। 126 विधानसभा सीटें हैं, कुल मिला के 98 यानी 98 सीट्स पर बीजेपी ने रुझानों में बढ़त बना ली है। ऐसे में 12:09 समय हो गया है, लगभग ये रुझान सटीक होते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, पहुंचाएंगे बंगाल से, जहां रुझानों में बीजेपी को बंपर बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी को 191, टीएमसी को 96 सीटें मिली है। बड़ी खबर भवानीपुर से, ममता बनर्जी लगातार
आगे बढ़त बनाती नजर आ रही है। बंगाल से खबर हाल का अगर बात करें तो नंदीग्राम से शुभेंदु को बढ़त है, लेकिन भवानीपुर सीट जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी वहां से ममता बनर्जी ने बढ़त बना ली। लेकिन सुबह जो रुझान आए थे उसमें शुभेंदु आगे चल रहे थे, लेकिन कुछ राउंड की वोटिंग के बाद लगातार ममता वहां से आगे बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल प्रगति, इसका मतलब यह है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब सुबह से रुझान सामने आ रहे थे उसमें देखा जा सकता था कि जब शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे उस समय सभी यही सोच रहे थे कि ममता बनर्जी पीछे रह गई हैं। लेकिन अब जो धीरे धीरे वोटिंग की जो तस्वीरें, गिनती की जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी थोड़ा इंतजार करने की और जरूरत है। लेकिन जो ये गैप नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल के रुझानों में, उसे भरना भी बेहद मुश्किल हो गया है टीएमसी के लिए। हालांकि अगर पश्चिम बंगाल के मुद्दों की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे रहे हैं जो बीजेपी की ओर से उठाए गए हैं। बीजेपी की ओर से बार बार घुसपैठियों का जिक्र किया गया, तो वहीं टीएमसी की बात कर ली जाए तो एसआईआर का मुद्दा टीएमसी की ओर से बार बार उठाया जा रहा था। प्रगति, बिल्कुल ऐसे में माधुरी, जिस तरीके से आपने मुद्दों की बात करी तो इस बीच में दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दूं कि महिला सुरक्षा को लेकर लगातार अग्रसर जो है वो बीजेपी टीएमसी के ऊपर होती नजर आई थी। चाहे आरजी का रेप केस हो या फिर कोई भी ऐसी घटना जहां पे महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगती नजर आई। इसी बीच जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज दीदी की सत्ता का अंत हो जाएगा और कल यानी 5 मई 2026 से जब बंगाल राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शपथ लेगा, सरकार में काबिज हो जाएगी बीजेपी, तो तब आप छोड़ दीजिए किसी बड़ी महिला को, एक छोटी बच्ची भी रात के 1 बजे अगर सड़क पर निकलती है और उसे किसी ने गंदी नजर से देखने की कोशिश की तो उसका हाल बेहद बुरा होगा। तो साफ तौर पर यह ममता प्रशासन के ऊपर हमला किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा है कि बातों ही बातों में अगर बात करें तो उनका ये बयान कई मायनों में अहम हो जाता है। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कह दी है कि जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो पश्चिम बंगाल की सड़कों पर बहन बेटियां सेफ रहेंगी, समय की कोई पाबंदी नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था ममता बनर्जी ने कि 8 बजे के बाद लड़कियां बाहर क्या करने निकलती है। उसी पर तंज कसते हुए अमित शाह ने यह बात कही है कि 1 बजे भी अगर कोई बच्ची बाहर निकलेगी तो वो पूरी तरीके से सेफ घर लौटेगी और ये बीजेपी की जिम्मेदारी होगी। और ये तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रही हैं जहां पर मिठाइयां बंटना शुरू हो गई हैं और ये जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। उत्साह का माहौल नजर आ रहा है और रुझान भी जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केरलम हो गया, तमिलनाडु हो गया, असम हो गया या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर ले, रुझानों में साफ साफ तस्वीरें देखी जा सकती हैं। असम में जो मुकाबला है वो एक तरफा हो गया है, तमिलनाडु के भी जो रुझान है साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन टीवी के की बात की जाए तो 110 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है। और केरलम की बात की जाए तो केरलम के मुताबिक यहां पर बीजेपी को और वक्त लगेगा वहां पर अपनी सियासी जमीन को बिछाने में। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का अच्छा खासा प्रदर्शन केरलम में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल जहां पर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से वहां पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे स्टार प्रचारक के रूप में और तमाम मुद्दे उठाए गए और बीजेपी की ओर से जो मुद्दे उठाए गए वो कारगर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया था, खास करके अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी सक्सेस होती नजर आ रही है। इसी बीच अगर बात करें तो 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो है चुनाव थे। इस दौरान अगर बात करें तो 2 में यानी पश्चिम बंगाल और असम में तो क्लियर बहुमत मिलता बीजेपी को नजर आ रहा है। वहीं पौंडीचेरी में भी एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में ही सरकार बनती नजर आ रही है। हाल ही तमिलनाडु की अगर बात करें तो AIADMK 72 सीटों पर आगे चल रही है। ये एनडीए का गठबंधन है, बीजेपी समर्थित ये गठबंधन है। पिछले अगर चुनाव की बात करें 2021 में जो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए तो उसके मुकाबले सीटों में इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन बहुमत से दूर है अभी भी बीजेपी गठबंधन। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी माधुरी कि जिस तरीके से डीएमके का वोट परसेंटेज घटा है और एक्टर विजय की जो पार्टी है, टीवी के पार्टी जो है, उसे प्रचंड बहुमत 110 सीटों के साथ मिलता नजर आ रहा है। तो AIADMK टीवीके के साथ किस तरीके से गठबंधन कर सकता है, क्या किस तरीके से उनका रुख रहने वाला है, क्योंकि अगर दोनों
दोनों एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति होती नजर आएगी। असम में अगर बात करें तो एक तरफा ये मुकाबला है। हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में तीसरी बार ये हैट्रिक लगाने की कोशिश जो जारी थी बीजेपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो 26 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि जब गौरव गोगोई का बयान आया था मीडिया के सामने, जब वो आए थे, उनकी हताशा साफ तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जीत का दावा किया था। लेकिन अब रुझान जैसे जैसे जो है एग्जैक्ट पोल्स में बदलते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असम में भी तीसरी बार बीजेपी का कमल खिल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी तस्वीरें लगातार साफ होती नजर आ रही है। हालांकि भवानीपुर सीट जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी, वहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में थे। हालांकि अगर बात करें तो शुभेंदु सुबह से बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन कुछ राउंड की काउंटिंग के बाद में शुभेंदु पिछड़ते नजर आए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। हालांकि अभी रुझान सामने आ रहे हैं। भवानीपुर सीट की अगर बात करें तो कोलकाता में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर 20 राउंड की जो है काउंटिंग होनी है। वैसे में देखने वाली बात यह होगी, 4 घंटे जो है वो लगभग रुझान आने की शुरुआत होने के टाइम पर 4 घंटे बीत चुके हैं। इसी बीच अब देखने वाली बात यह होगी कि शाम तक क्या भवानीपुर का जो ट्रेंड है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता है या फिर एक बार फिर से जो शुभेंदु अधिकारी है वो बढ़त बनाते नजर आएंगे। लेकिन अगर बात करें तो 3 राज्यों में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत, एक तरफा होता है ये मुकाबला नजर आ रहा है। पौंडीचेरी की बात कर लें, असम की बात कर लें या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लें। बिल्कुल प्रगति, क्योंकि असम का यहां पर आपने जिक्र किया कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया है, तीसरी बार भी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। लेकिन कांग्रेस की यहां पर प्रगति बात की जाए तो यहां पर गौरव गोगोई हो गए या तरुण गोगोई हो गए, उनकी तरफ से भरपूर कोशिश की गई। लेकिन कहा जाता है कि जब हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तब कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आ गए उसके बाद कोई इतना मजबूत नेता असम में कांग्रेस के पास नहीं था जिसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ सके या फिर इस तरीके की बंपर जीत हासिल कर सके। रही तमिलनाडु की बात, तो तमिलनाडु में जैसा आपने जिक्र किया प्रगति, एआईडीएमके या फिर डीएमके या फिर टीवीके की बात कर ले, टीवीके जहां पर तमिलनाडु में कहा जाता है कि सिनेमा को काफी तवज्जो दी जाती है, और इसी के साथ एआईडीएमके जहां पर बीजेपी का गठबंधन है, ये डीएमके एमके स्टालिन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक जरूर यहां पर एमके स्टालिन की ओर से रह गई, चाहे वो मंत्रियों पर आरोप हो या फिर इसके अलावा कई सारे मुद्दे रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डीएमके का जो हार का कारण है वो एक तो एंटी सनातनी है, ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके ऊपर लगते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में चलिए चर्चा के दौर की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनके साथ में आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी से है। उसके बाद में डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस। आपको बता दें निरंजन परियार वरिष्ठ पत्रकार, द्विजेंद्र तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मनोज कुमार भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत नेटवर्क 10 में। ऐसे में सबसे पहले बीजेपी का रुख करते हुए शुभेंदु जी, आपके पास आते हुए, कमल खिल गया, आपने लगातार बेहद मेहनत करी पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए और एक तरफा यह मुकाबला होता नजर आ रहा है। अब सर ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए अगर आपकी ऑडियो म्यूट है तो। बिल्कुल प्रगति, जाहिर सी बात है तस्वीरें तो लगातार देखी जा रही हैं। शुभेंदु जी, आप एक बार अपनी ऑडियो चेक करवाइएगा। उससे पहले हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। शुभेंदु जी बोलिएगा, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, मैं भाजपा हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। लगातार आपके टीवी चैनलों पर जब मैं इन विषयों पर डिबेट कर रहा था और मैं एक ही बात कह रहा था कि साउथ से लेके पूर्व तक जितने लोग हैं, जनता है, वो इस बार जवाब देगी। आपने हर जगह पर देखा, साउथ में भी देखा कि सनातन का जो विरोध किया, जो सरकारें थी सनातन का विरोध कर रही थी, उनके लिए जनता ने उनके विपक्ष में वोट दिया, उनके अगेंस्ट में वोट दिया है। और यही खाली वेस्ट बंगाल में भी देखा कि ममता जी जो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी उसके विरोध में वोट हुआ। आज 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और मेरे को लगता है कि 5 में से 4 जगह पर हम सरकार बनाएंगे। केरला में भी अपनी अच्छी उपस्थिति पेश करेंगे। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर खाली एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। लगातार पिछली बार जब हम चुनाव जीतते जीतते हार गए, हमारे को पूरा आशा थी कि हम अच्छे नंबर से आएंगे, उसमें पर नहीं आ पाए, तो हमने अगले दिन से ही मेहनत करना चालू किया था। और टीएमसी के हमारा सबसे बड़ा जो वहाँ पे एक लड़ाई थी
कि वहाँ पे टीएमसी के गुंडे वोट देना नहीं चाहते थे। आप और हम जब लगातार वहाँ जाते थे और वहाँ पर लोगों से पूछते थे किसको वोट देंगे, तो लोग जवाब नहीं दे रहे थे, लोग साइलेंट वोट थे। और ऐसे साइलेंट वोट वहाँ के लोकल सरकार के विरोध में वोट डालते हैं। और आज आपने देखा कि 92% वोटिंग के बाद 92% अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उसके बाद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। और एक और चीज बोलूंगा मैं कि बार बार आपके चैनल पे भी ये कहा गया, डिबेट में भी कहा गया, और अब थोड़ी देर के बाद आप लगातार ये सुनिएगा कि वो ये कहेंगे कि ईवीएम खराब थी, इलेक्शन कमीशन उनकी साथ में था, SIR हो गई, जितनी भी केंद्रीय एजेंसीज थी उन्होंने वहां पे घोटाला कर दिया, घपला कर दिया। वो ये कहीं नहीं कहेंगे कि आजीगढ़ में हमने रेप कराया था, हमने संदेश खाली में रेप करवाए थे, पिछली चुनाव के बाद हजारों महिलाओं के साथ रेप कराया था। इस पे ममता बनर्जी कुछ बोलेंगे नहीं। आज जनता ने उनके उन प्रश्नों का जवाब दिया है जो वर्षों से 1952 के बाद से वहां पर कांग्रेस की सरकार, फिर लेफ्ट की सरकार, फिर ममता की सरकार, हमेशा ऐसी सरकारें रही जो वहां की जनता को डिस्टर्ब करती रही। बिल्कुल शुभेंदु जी, यहाँ पर बीजेपी की ओर से भरपूर कोशिश पश्चिम बंगाल के लिए की गई, चाहे 2021 की बात कर ले, जहां पर 2021 में भी इसी तरीके की कोशिश की गई थी। लेकिन जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं उससे ये बात तो साबित होती हुई नजर आ रही है, इस बार जो कोशिशें, जो सियासी जमीन बिछाई गई है वो सफल होती हुई नजर आ रही है। द्विजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। द्विजेंद्र तिवारी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने इस तरीके के चुनाव बहुत देखे होंगे, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें या तमिलनाडु की बात कर ले, असम की बात कर ले, केरल की बात कर ले, पुडुचेरी की बात कर ले, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा खासा फोकस नजर आ रहा है। अगर इन परिणामों की बात की जाए, जो रुझान आ रखे हैं, उसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और मुझे खुशी है कि मेरे साथी, मेरे साथ काम कर चुके निरंजन परिहार जी मेरे साथ इस पैनल में हैं, उनको भी नमस्कार। ये इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको 2 दिन पहले यानी 1 मई को 7:15 बजे मैंने आपके इस चैनल पे, शायद माधुरी जी थी, मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 180 से लेके 190 के बीच में सीटें लाएगी। जी, ये मेरी प्रेडिक्शन थी 7:15 बजे, 7 से 7:30 का जो आपका कार्यक्रम था उसमें मैंने ये प्रेडिक्शन किया था कि 180 से 190 सीटों के बीच में बीजेपी की सीटें आएगी। आप चाहें तो वो वीडियो बाद में देख सकते हैं या उसको चला सकते हैं। तो ये प्रेडिक्शन करने का जो मेरा अपना जो आइडिया था या जो आकलन था वो यही था कि पश्चिम बंगाल में लोग विकल्प चाहते थे और उस विकल्प की वजह से बीजेपी को इतना बड़ा जो है बहुमत जो है मिला है। अब इस बहुमत का आपने पूछा कि राष्ट्रीय राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा। इसका बहुत फर्क पड़ेगा। जो बैकलॉग बना है यूपी में और जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो बैकलॉग बना, तो वो बैकलॉग पूरा करने का काम एक तो पश्चिम बंगाल करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, इससे एक माहौल भी बनेगा बाकी जो राज्य हैं वहां भी ये माहौल बनेगा कि बीजेपी जो है एक बहुत फॉर्मिडेबल अल्टरनेटिव बन करके कांग्रेस और जो विपक्षी दल हैं उनका एक विकल्प, मजबूत विकल्प बन के उभर रहा है। एक और जो बात है कि जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो और मजबूत होगी इस जीत से, पश्चिम बंगाल की जीत से मजबूत होगी। और भाजपा एक तरह से सोल प्रोप्राइटर हो गई है, आप यूं कहें, बड़े आसान शब्दों में कहें तो हिंदुत्व की सोल प्रोप्राइटर जैसी जो एजेंसी है वो भाजपा हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और कोई भी जो दूसरी पार्टियां हैं जो इस बहुत बड़े वोट बैंक को लगातार इग्नोर करती रहे, जैसे अभी मैं आपको बता दूं आजकल आईपीएल चल रहा है, तो जमाना आईपीएल का है, T20 का है। ये 1 दिवसीय या 5 दिन के टेस्ट का जमाना नहीं रहेगा। अभी कांग्रेस और विपक्षी दल जो 50 साल से वही नीति लेके चले आ रहे हैं कि भाई जो 20-25% मुसलमान हैं उनको आप संतुष्ट कर दें, उनको आप जो है
अपने पाले में रखें और 10-20% इधर उधर के अन्य जो वर्ग हैं उनके वोट ले लो और आपकी सत्ता बनी रहे। वो टाइम चला गया। शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को अब इस पर भी सोचने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि जहां 35% अगर मुसलमान होते हुए भी भाजपा मजबूती से जीत रही है वेस्ट बंगाल में और असम में, जहां दोनों जगह मोर देन 30%, 30 से 35% के बीच में अगर वोटर है, अगर इतना बड़ा वोट बैंक अगर कांग्रेस का होते हुए भी वहां बीजेपी जीत रही है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि अब कांग्रेस और विपक्ष को अपनी जो रणनीति है वो बदलने की जरूरत पड़ रही है, वरना अब जो बीजेपी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो इनका रथ है जो गंगोत्री से गंगा सागर तक चला है, ये रथ अब सीधे सीधे गोदावरी और नीचे जो है कावेरी और नीचे आगे जो भी नदियां हैं वहां तक भी यानी साउथ तक भी पहुंच सकता है। तो ये इसको रोकने का क्या तरीका हो, ये कांग्रेस के लोग, पार्टी उनको चलानी है, मुझे तो चलानी नहीं है, तो ये उनको सोचना पड़ेगा कि इसका बिल्कुल द्विजेंद्र तिवारी जी, यहाँ पर विपक्ष को तो काफी ज्यादा सोचने की जरूरत है जिस तरीके से रुझान सामने आ रही है। निरंजन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निरंजन जी, अगर हम बात करें इन परिणामों की तो उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव है, 2027 विधानसभा चुनाव, उसका असर कितना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के, इसका असर? बीजेपी ने तो उत्तर प्रदेश की तैयारियां पिछले 1 साल से ही शुरू कर दी थी, ये सबके सामने है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी का जो चुनाव है अगला उत्तर प्रदेश का, वो जैसी स्थिति आज है वैसी स्थिति वापस फिर से रहेगी। जो पार्टियां अपनी ताकत लगा रही है उनको ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना उनकी भी सफलता संदिग्ध है। बीजेपी चुनाव जो लड़ती है वो पूरी ताकत से लड़ती है, वो हल्के में कोई चुनाव नहीं लड़ती। लोगों को लगता है कि केरल में बीजेपी ने बहुत कम सीटें आ रही है और चुनाव बहुत कम ताकत से लड़ा, ऐसा नहीं है। केरल पर भी उतना ही फोकस किया गया जितना फोकस उनका पश्चिम बंगाल पर था, लेकिन केरल की स्थिति अलग है, पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग थी। बिल्कुल बिल्कुल निरंजन जी, अगर बात करें दोनों ही राज्यों के समीकरण अलग हैं, दोनों ही राज्यों की जो है पॉलिटिक्स अलग है और मुद्दे भी अलग है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 27 के चुनाव में कैसे यूपी का चुनाव बंगाल के रिजल्ट से इन्फ्लुएंस होगा। वापस आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार शुभेंदु जी के पास वापस जाएंगे जहां पे बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभेंदु जी, अगर बात करें असम की भी बात कर लेते हैं, मामा मैजिक चलता नजर आया, मोदी मैजिक तो बाकी राज्यों में देखने को भी मिला है, लेकिन इस बार असम में जिस तरीके से आपने एक तरफा मुकाबला कर दिया है हेमंता बिस्वा शर्मा की, 2D की मैं जिक्र करना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक तरीके से वो डांस जो करते थे आपके थीम सॉन्ग पर, और दूसरा डाइट कोक, काफी पॉपुलर वो जेजीज के बीच में इन 2D के कारण हुए। किस तरीके से देखेंगे असम की जीत को? मोदी जी ने फुटबॉल मैच भी खेला और हमारे को तो हर तबका है, हर आयु वर्ग है, उसको अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि भारत का विकास किसी एक पर्टिकुलर एज से नहीं होना है, भारत का विकास सभी को जोड़ने से होना है। और 2047 में जो आज जेनजी जिनकी बात हम कर रहे हैं या जनरेशन नेक्स्ट की बात जो कर रहे हैं, वो लोग ही इस देश को लीड करने वाले हैं। मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम बहुत बार जनता से, युवाओं से जुड़ते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। मैं अभी देख रहा था अरुणाचल प्रदेश में हमारे किरण रिजिजू जी गाना गा रहे थे, तो ये सब चीजें हैं, हमारे लोग हैं, जनता के साथ जुड़ने के विषय हैं। परंतु मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो या भारत के किसी और जगह पर भी है, सभी लोग मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शुभेंदु जी, अगर बात करें 4 राज्यों के परिणाम आए, केंद्र शासित प्रदेश का परिणाम आया, ऐसे में लगातार आप लोग जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बंगाल की बात कर ले, असम की बात कर ले या पौंडीचेरी की बात कर ले, यहाँ तक कि तमिलनाडु में जो आपका सहयोगी गठबंधन है AIADMK, उसने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है 2021 के मुकाबले, लेकिन वहां पर टीवी के पार्टी जो है एक्टर विजय की, वो काफी अच्छा प्रदर्शन करके उभर के आई है। तो आप लोगों का क्या कुछ रुख उनके प्रति रहेगा? क्या आप उनके साथ गठबंधन करेंगे, समर्थन उन्हें देंगे इन या आउट तरीके से? क्वेश्चन है आप जो टीवी पे दिखा रहे हैं कि हमारे पास 72 सीटें हैं और टीवी के पास 104 सीटें हैं, यदि यही चलता है तो सरकार बनाने के लिए लगभग 118 सीटें चाहिए। तो ऐसा संभव है कि हमारी
पार्टी के लोग, AIADMK के लोग और TVK के लोग मिलकर कोई बात करें, पर ये सब चर्चाओं के बाद पता लगेगा। अभी इस पर कोई जवाब देना हमारे लेवल पे मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल शुभेंदु जी, जाहिर सी बात है कि बधाई के तो पात्र हैं ही आप, क्योंकि लेकिन यहाँ पर ना कॉन्फिडेंस भी ना बीजेपी का हाई हो जाता है। रुझान आए हुए कुछ समय भी नहीं हुआ था, उसके बाद ही बीजेपी में जश्न का माहौल बन गया था, और इसके बाद फिर कहीं ना कहीं टीएमसी हो गए या जितने भी विपक्षी दल हो गए, उन्हें संदेह होने लगता है कि बीजेपी पहले से ही जश्न मनाना क्यों शुरू कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। डॉक्टर हरिनाथ जी, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, इसके अलावा हम बात कर ले बाकी राज्यों की, वहां तो कांग्रेस का जादू नहीं चला, लेकिन हाँ केरलम में आपका अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, केरलम में हमारी बहुत बड़ी जीत दिखाई दे रही है। सीट लगभग यूडीएफ की दिखाई दे रही है आपके चैनल पर। इसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को बधाई देता हूं। और तमिलनाडु में हमारी गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से पीछे है, लेकिन वहां पर किसी को बहुमत नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित AIADMK जो है पीछे चल रही है, जबकि वहां पर बहुत इन्होंने मेहनत किया। मोदी जी जाकर जो है तमिलनाडु को अपना जोड़ रहे थे, तमिलनाडु से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, वहां तो काम नहीं किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह से 27 लाख मतदाता, देखिए किसी भी लोकतंत्र में 27 वोट महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 27 लाख जो संभवतः वैध मतदाता हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उनको वोट से वंचित करके अगर ये सरकार बनाते हैं, रुझानों जैसा लग रहा है, यह लोकतंत्र के लिए निराशाजनक है। अब ये देखना पड़ेगा वो 27 लाख वोटों में किस विधानसभा में कितने वोट नहीं दे पाए और कितने से जीत रही है बीजेपी। इससे पता चल जाएगा कि 27 लाख मतदाताओं की न वोट देने से ही वहाँ पर हरिनाथ जी सवाल किस तरीके से आप खड़ा कर रहे हैं? केरल में अगर आप जीत रहे हैं तो वहां पर किसी तरीके की कोई जो है गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी जिन राज्यों में बढ़त बना रही है, आप वहां पर कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया है, गड़बड़ी, SIR का नाम आप दे रहे हैं। किस तरीके से सर, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? क्या केरल में कैसे ऐसे वैध मतदाता थे जिनको ट्रिब्यूनल द्वारा, और राज्य की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वापस आएंगे हरिनाथ जी आपके पास में, वापस आपके पास में आएंगे, आपकी पूरी प्रतिक्रिया लेंगे। इसी बीच टीएमसी प्रवक्ता सुजाता मंडल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सुजाता जी आपका नेटवर्क 10 पर। सुजाता जी, जिस तरीके से हम आपको देख पा रहे हैं, आप जो है गुलाल लगाकर बैठी है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का जो है इलेक्शन का रिजल्ट आया, साफ तौर पर उस पर दिख रहा है आप लोग हार रहे हैं। किस तरीके से देखेंगे? तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं, ये तस्वीरें हैं जश्न की, और इसी के साथ मिठाइयां बंटना भी शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती रुझान पक्ष में आ रहे हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। जिस तरीके से आप कह रहे थे पश्चिम बंगाल जीत के आएंगे, अब तो रुझान भी भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। क्या लगता है किस वजह से ये सब आ रहे हैं? क्या योगी जी का दौरा या फिर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता? देखिए, इस चुनाव में स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू हितों की उपेक्षा करके, मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करके कोई इस देश पे अब राज नहीं कर पाएगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, सिद्ध हो चुका है। और जहां तक नेतृत्व का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, सुनील बंसल जी का प्रबंधन और योगी जी की लोकप्रियता, इन सब के कॉम्बिनेशन ने एक आशा से ज्यादा सफलता दी है, और उस सफलता का श्रेय मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी को जाता है। क्या पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति विफल हो गई है? अब तो पूरे देश में विफल होगी। वो तो एक एग्जाम्पल बता दिया कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कभी यह देश स्वीकार नहीं करेगा। यह देश सर्वधर्म समभाव, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर विश्वास करता है। असम में हैट्रिक लगाने जा रहे हैं क्या? बेशक 100 से ऊपर सीटें आएंगे असम में। तो
इसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी है। ये चर्चा है कि इन 5 राज्यों के रुझान के बाद कहीं न कहीं जो हौसला अफजाई भारतीय जनता पार्टी के लगातार चुनाव जीतने का है, वो उत्तर प्रदेश भी तीसरी बार योगी की सरकार बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे नेतृत्व का व्यक्तित्व है, कृतित्व है, मोदी जी और योगी जी जैसा नेतृत्व जिस पार्टी पे हो, जिस पार्टी पे कृतित्व ऐसे हो कि उत्तर प्रदेश का कलेवर बदल दिया जिसने, और एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की लंबी टीम हो, बड़ी टीम हो, वह स्वाभाविक रूप से चुनाव जीतेगा। और बंगाल का चुनाव और अन्य 2 प्रदेशों के चुनाव जो भाजपा के फेवर में गए हैं, उसका एक मनोवैज्ञानिक उत्साह कार्यकर्ताओं में रहेगा ही। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। क्या परिणाम आएंगे फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन चुनावी परिणाम पहले रुझान भारतीय जनता पार्टी बेहतर आ रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव में मेहनत की है उसके पक्ष में नतीजे आ रहे हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10 लखनऊ। तो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम हर जगह जो है चुनावी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही है। खास करके बंगाल को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चलिए एक बार फिर से टीएमसी प्रवक्ता सुजाता मंडल का रुख करना चाहेंगे। सुजाता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, सुजाता जी से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, वापस उनके पास कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच सीनियर जर्नलिस्ट द्विजेंद्र तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करना चाहेंगे। द्विजेंद्र जी, अगर बात करें भवानीपुर विधानसभा सीट की, काफी हाई प्रोफाइल सीट, कांटे की टक्कर इस पे देखी जा रही है, क्योंकि नंदीग्राम से हारने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां से जीत दर्ज की थी। सुबह जिस तरीके से आंकड़े सामने आए, पहले शुभेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए थे, फिर ममता बनर्जी लगातार अब जो है बढ़त बना के आगे बनी हुई है। अगर इसके समीकरण की बात करें तो भवानीपुर सीट ऐसी सीट है जहां पर 30 से 40% जो वोट शेयर है वो ऐसे लोगों का है जो बंगाली नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों से पलायन करके वहां पर बस गए हैं। बड़े मात्रा में जो है मारवाड़ी समुदाय वहां पर देखा जाता है, बिहारी समुदाय वहां पर देखा जाता है। तो किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी की जीत होती है तो कितना परसेंटेज उन्हें मिला है इस समुदाय का, और अगर शुभेंदु जीतते हैं तो किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा? ये मान के चलिए कि जो ममता जी का जो अपना वोट बैंक है वो तो उन्हें मिलेगा, और उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि वो सीट धीरे थोड़े कम मार्जिन से वो निकाल ले जाएंगी, क्योंकि उनके जो वोटर हैं, उनके जो खास जो वर्ग है वो काफ़ी है वहाँ पर। जहाँ तक मेरी जानकारी है उतने वोटर्स के आधार पे वो सीट कम मार्जिन से भले ही निकाल ले जाए, लेकिन ये बात तो तय है कि उनके जो आसपास की जो कुछ सीटें हैं और उन सीटों पर अगर असर पड़ेगा तो उनकी सीटें जो बीजेपी को जा सकती हैं। वहां पे मुझे ममता बनर्जी का ज्यादा चांस लग रहा है कि वो धीरे कम वोट मार्जिन से वो निकाल लेंगी, वो अगर उस खास सीट की बात करेंगे तो। जी बिल्कुल द्विजेंद्र तिवारी जी, जाहिर सी बात है कि जो पश्चिम बंगाल के रुझान सामने आ रखे हैं उससे तो ये तो साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। निरंजन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निरंजन जी, क्या आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करने का दिन है? बिल्कुल, बीजेपी ने तो कल शाम से ही एक मैसेज चलाना शुरू कर दिया था, जो कश्मीर के मामले में कहते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो उसके थोड़ा सा टिल्ट करके कर दिया कि जहां हुआ था जन्म मुखर्जी का वो बंगाल हमारा है। तो उन्होंने पश्चिम बंगाल तो उन्होंने अपना कर ही लिया है लगभग, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि 100 सीटों और 186 सीटों का फासला है, बीच में करीब लगभग आधी सीटें उनको कवर करनी है। हो सकता है कि कुछ सीटों कवर कर भी ले, लेकिन 4 मई दीदी गई ये साफ साफ दिख रहा है। और जिसको अभी बहुत सारे बाकी चैनलों ने तो लिखना भी शुरू कर दिया कि पोरी बर्तन, तो पोरी बर्तन जो है वो साफ साफ दिख रहा है। मेरा मानना है कि बीजेपी ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है, मैं रणनीति की बात करूं तो चुनाव जिस तरह से बीजेपी लड़ती है, अमित शाह जी ने शुरू में सिर्फ 110 सीटें तो 100% जीतने का दावा किया था कि 110 तो हम जीत ही रहे हैं, हमारी लड़ाई तो आगे की सीटों पर है। तो वो मोदी जी और अमित शाह पूरी तरह से चुनाव को फोकस करके लड़ रहे थे। उनका साफ साफ था कि ये इस बार ये चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल निरंजन जी, जिस तरीके से चुनाव रहा है, झालमुड़ी काफी सेंटर में थी, कई मुद्दे ऐसे थे जिससे बीजेपी को बढ़त मिली। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से टीएमसी का रुख करना चाहेंगे। सुजाता जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
बिल्कुल सुजाता जी, अगर बात करें जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में खेला होगा, खेला हो गया, लेकिन आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आया बल्कि सत्ता पलट गई है, आपको जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है। बहुत दिन बहुत साल से कोई एक पार्टी रहेगा तो कुछ तो जनता का कुछ हिसाब इधर उधर हो ही सकता है, लेकिन जनता जनार्दन ने जो राय दिया वो हम लोग एकदम सर में मान के रहा है। जनता जनार्दन को जो सही लगा उसके ऊपर वो राय दिया, इसमें कोई मतलब दुविधा नहीं है। और हम लोग यही चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल का उन्नति हो, पश्चिम बंगाल आगे जाए, देश का सबसे पहले स्टेट मतलब पश्चिम बंगाल बने। तो जनता जनार्दन आशीर्वाद दिया, हम लोग मान लिया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 11 में 16 में आपका 21 में 14 में 19 में 26 में लोग तृणमूल का आशीर्वाद किया बंगाल में, इस बार थोड़ा कम किया, लेकिन मैदान में तृणमूल नहीं रहेगा ये बात नहीं है। और मैं तो सुजाता जी, आप हार स्वीकार करते हैं क्योंकि अभी रुझान ही आए, हो सकता है कि आपकी जो है सीटें बढ़ जाएं, तो क्या आप हार स्वीकार कर रहे हैं? और अगर आप हार स्वीकार करें तो क्या आप ये भी मानते हैं कि आपके शासनकाल के दौरान कुछ गलत कदम उठाए गए महिलाओं को लेकर खास करके? नहीं गलत मतलब देखिए, वो तो सब स्टेट में कम सम होती है, लेकिन मतलब लेडीज लोगों का सम्मान नहीं है, वो दूसरा स्टेट में लेडीज लोगों को बहुत देवी जैसा मानते हैं, ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि हम भी लेडीज है। तो हाँ, अगर कुछ घटना खराब हुआ है जो नहीं होने से अच्छा होता, वो थोड़ा खराब घटना है 2-4, तो हम लोग ये मानते हैं कि जहाँ पे लेडीज लोगों के ऊपर टर्चर हुआ, मर्डर हुआ, खून हुआ, ये बहुत अच्छी बात है सुजाता जी कि आप मान रही हैं कि जो गलतियां हुई हैं, ये मानना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे साथ रुचिका जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। रुचिका जी, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से यानी आपकी ओर से जो बंगाल में सियासी जमीन बिछाई गई थी वो सफल होती हुई कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई थी, उन्होंने ये माना कि उनसे जहां कमी रह गई है, चाहे वो महिलाओं के प्रति, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं या फिर इसके अलावा जहां पर महिलाओं को दुख पहुंचा है, वो हार का कारण मान रही हैं उसको। ठीक है, रुचिका जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनके पास लौटने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें पौंडीचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, एक तरफा अब ये मुकाबला होता नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। बंगाल की धरती पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो एक बीज बोया था, आज वो वृक्ष का रूप लेता नजर आ रहा है। काफी भावुक हर एक बंगाली कार्यकर्ता बीजेपी का आज नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी का शासनकाल जो था, लगातार 3 बार उन्होंने सत्ता हासिल की और इस बार जीत का चौका लगाने के लिए टीएमसी ने अपना सर्वोच्च दे दिया, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वो जीतती नजर आ रही है। तो रुचिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता है। रुचिका जी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त बनती हुई, जीत होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी और हमने पूछा कि हार का कारण क्या रहा, और ये भी पूछा क्या आप अपनी हार स्वीकार करती हैं, तो उन्होंने हामी भी भरी और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, कुछ कमियां रह गई हमसे बंगाल में। रुचिका जी, आपको आवाज आ रही है? तो रुचिका तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर हरिनाथ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? निरंजन जी, आपको आवाज आ रही है? तो ये पहले तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें, जहां तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पटाखे फोड़े जा रही हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे, झालमुड़ी की दुकान में पहुंचे, झालमुड़ी खाई, उसके बाद झालमुड़ी का जो ट्रेंड वहां से शुरू हुआ वो अभी तक कायम है। और बीजेपी के कार्यकर्ता
नेता झालमुड़ी एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी के साथ दिल्ली में बात की जाए तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल माधुरी, जश्न का माहौल बीजेपी में साफ तौर पर देखा जा रहा है। असम में एक तरफा जीत वो हासिल करते नजर आ रहे। बंगाल में जहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, हेड टू हेड मुकाबला इसे देखा जा रहा था, वहां टीएमसी को पछाड़ते हुए बंगाल की धरती पर अब कमल खिलने की बारी आ गई। इसी बीच कार्यकर्ताओं में भारी जोश जो है वो देखा जा रहा है। कहीं गुलाल लगाकर खुशियों का इजहार किया जा रहा है तो कहीं पटाखे आतिशबाजियों के साथ में खुशी मनाते बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से रोचिका अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, उनका रुख करना चाहेंगे। रोचिका जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी, मुझे आवाज आ रही है जी। ऐसे में रोचिका जी अगर बात करें, खेला हो गया है, झालमुड़ी को लेकर काफी टारगेट किया गया था, प्रधानमंत्री रोकना चाहेंगे? एक जगह 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। बता दें आपको, ममता बनर्जी ने जीत का दावा किया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंतिम राउंड के बाद हम ही जीतेंगे, ममता बनर्जी ने कहा। तो रोचिका जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रोचिका जी, जाहिर सी बात है कि झालमुड़ी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो झालमुड़ी खाई थी उसका जादू चलता हुआ पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। मेरी सबको राम राम। और जितने भी हमारे वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने भर भर के बाहर निकल के आए, डर के आगे ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जो रिजल्ट आ रहा है वो क्लियरली ये दे रहा है कि जो भय मुक्त राज्य की अब डिमांड कर रहा है पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल, उन्हें अब महिला अस्मिता की बात चाहिए, उन्हें महिला अस्मिता की बात करने वाली पार्टी चाहिए, उन्हें वो लोग चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर सके। बहुत हो गया ममता दीदी का करप्शन, जिस तरीके से उन्होंने पोलराइजेशन की राजनीति कर रही थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, घुसपैठियों की राजनीति कर रही थी, महिलाओं के सम्मान की, महिला सुरक्षा के उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। जो हाल हमने देखा है पश्चिम बंगाल में वो किसी भी प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में। जिस तरीके से उन्होंने वहां पर आरजीकर का हमने इंसिडेंट देखा, आरजीकर की महिला बच्ची के साथ क्या किया गया, जिस तरीके का उसके साथ दुष्कर्म किया गया, और उसके बाद उसके ही क्रिमिनल्स को, जो उस विक्टिम के अगेंस्ट उन्होंने विक्टिम को डराने की, विक्टिम के परिवार को डराने की पूरी कोशिश की, और जो क्रिमिनल्स थे उनको इस तरह से साथ दिया कि उसको अगर अलग से हटाया भी गया उसकी पोस्ट से तो फौरन उन्होंने दूसरी पोस्ट पे दे दिया। संदेश खाली में किस तरीके से इन्होंने संदेश खाली की जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, जो जाति वो बर्दाश्त कर रही थी, वहां पर जिस तरीके का दुष्कर्म उनके साथ किया जाता था, और वो उन्हीं को डराने की बात कर रही थी, उन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगाने की बात कर रही थी। तो फाइनली ममता बनर्जी के अगेंस्ट महिलाएं निकल के आई हैं।
हिंदू निकल के बिल्कुल, आए हैं, महिलाओं क्योंकि का उन्होंने ये आक्रोश तो देखा जरूर कि देखने को वहां मिला पर है जय श्री टीएमसी राम के खिलाफ। ऐसे में रुचिका जी ये भी डिस्कस करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जस्ट अभी हमने ममता बनर्जी को सुना। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी मनमानी करी है, बीजेपी का सपोर्ट करा है। उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगा दिया, हालांकि आरोप लगाने के बाद वो ये भी कहते नजर आए कि जो लास्ट राउंड यानी अंतिम राउंड की काउंटिंग होगी उसमें टीएमसी जीत जाएगी। अब देखिए, खुद वो फंस गई है, एक तरफ आरोप लगा रही है, अगर बीजेपी का समर्थन इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो आप अंतिम चरण में किस तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं? कैसे जीत जाएंगी? बिल्कुल, देखिए यही तो है, ये वो मानसिकता है जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मानसिकता होती है ना, ये वो मानसिकता है कि परेशान है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने दो दिन से क्या कर रही हैं? स्ट्रांग रूम के अंदर चली गई, स्ट्रांग रूम के बाहर आ गई, धरने दे रही हैं, शोर मचा रहे हैं। जो रीपोलिंग जहां पर हुई है वहां पर अभिषेक बैनर्जी और इनके अलग सारे कार्यकर्ता जाके लोगों को धमका रहे हैं, हिंदू वोटरों को डरा रहे हैं कि अगर तुमने वोट डाला तो हम लोग तुम्हारे साथ ये कर देंगे और ये कर देंगे। ये इस तरीके की राजनीति करती हैं कि लोग जो अगर हार जाते हैं तो अगर मारकाट करें तो समझ में आता है ये वो पार्टी है, ये वो गुंडी पार्टी है। रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी पीछे चल रही है। अभी भी वो कई राउंड की गिनती का इंतजार कर रही है, लेकिन इसके अलावा थोड़ी सी बौखलाहट तो इतनी तो लाजमी है, इतने समय से सत्ता में रही है ममता बनर्जी। सही बात है, उनको बहुत बेचैनी हो रही होगी, क्योंकि उस तरीके का जिस तरीके की इन्होंने सीपीआईएम भी एक तरीके से गुंडागर्दी करती थी, वो भी गुंडा वाली पार्टी थी, और यहाँ पर भी इन्होंने पूरा गुंडागर्दी करी है। इन्होंने जितने साल राज किया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुंडाई पे राज चलाया है। परेशानी हो रही होगी, हर किसी को परेशानी होती है। आज कांग्रेस आज भी परेशान है, जब से उनके 2014 के बाद से उनकी सत्ता उनके हाथ से गई है देश में, वो भी आज भी परेशान है, बेचैन रहते हैं, किसी भी तरीके से कोशिश करते रहते हैं किस तरह से सत्ता में वापस आ सके। तो ये भी इनकी भी परेशानी समझ में आती है कि ये परेशान है, इनको ये लग रहा है कि अब हमारे हाथ से एक राज निकल जाएगा। जहां पर उन्होंने घुसपैठियों की राजनीति कर रहे थे, घुसपैठी बाहर से बांग्लादेश से लेके आ रहे थे और इन्होंने अपना देश सा बना दिया था कि बांग्लादेश के लोगों को लेके आके यहाँ पर मिनी बांग्लादेश बना देंगे और उस पर राज करेंगी। अब वो राज इनके हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि अब इन्हें समझ में आ गया है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो इनकी वाली राजनीति के खिलाफ खड़ी हो गई है। उन्हें विकास की राजनीति चाहिए, उन्हें महिला सुरक्षा की राजनीति चाहिए, उन्हें सबका साथ सबका विकास की राजनीति चाहिए। उन्हें कोई ऐसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर की रैली पे जब पथराव होता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन ना ले। उन्हें ऐसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो जय श्री राम के अगर नारे लगते हैं तो मन से उतर जाती है। उन्हें ऐसी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए कि संदेश खाली की हिंदू महिलाओं के खिलाफ अगर कुकर्म होता है तो ये जो क्रिमिनल है उसका साथ दें। आज एक कैलकाटा जो है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन कहाँ है विकास वहां पर? आज भी वो लोग 100 साल पिछड़े हुए तरीके से रह रहे हैं। ना कोई है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई इंडस्ट्रीज है, ना जॉब्स हैं, ना सुरक्षा है, कुछ नहीं है वहां पर। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को करप्शन के कुएं में उन्होंने धकेल दिया है और अपना पैसा बना रही है, करप्शन कर रही है, अभिषेक बैनर्जी को आगे लेके आने पे लगी हुई हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम ऊपर किया है, पोलराइजेशन की, तुष्टीकरण की राजनीति करी है। लेकिन आज जब वहां का पश्चिम बंगाल का जब वोटर जागने के बाद हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने की बात करता है तो इनके अब पेट में दर्द हो रहा है, इनको मिर्ची लग रही है। मेरे ख्याल से जो इनको मिर्ची लग रही है उसके लिए इनको झालमुरी और संदेश दोनों खिलाने चाहिए और साथ में बंगाली रसगुल्ला भी खिलाना चाहिए, ताकि इनकी जो मिर्ची है वो थोड़ी तो शांत हो जाए। बिल्कुल रुचिका जी, जिस तरीके से आपने कहा, साफ तौर पर झालमुड़ी और रसगुल्ला बांटने की खुशी जो है आप लोगों के अंदर बनती भी है, क्योंकि बंगाल में कमल खिला है। इसी बीच पवन खेड़ा का जो बयान सामने आया था उस पर आप एक छोटी सी प्रतिक्रिया, आपका छोटा सा कमेंट चाहूंगी। पवन खेड़ा ने कहा ये शुरुआती रुझान है, खुश होने की या दुखी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सवाल उनसे भी पूछा जा सकता है कि 4 राज्यों में आप हार रहे हैं तो ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन दोषी है, लेकिन केरल में अगर आप जीत रहे हैं तो वहां पर ईवीएम सही है, चुनाव आयोग ने आपका साथ दिया है। इनके साथ है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जहां पर ये जीत रहे होते हैं
वहां पर तो ईवीएम बिल्कुल ठीक होता है, वहां पर इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जब ये हार रहे होते हैं तो हाय हाय करने लगते हैं, ईवीएम को ब्लेम करने लगते हैं, वोट चोरी का रोना लगने लगते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में बोलने लगते हैं। तो इन लोगों की बातों को अगर नजरअंदाज किया जाए तो ही सब लोग अपनी मेंटल पीस के लिए, हमारे सबके लिए अच्छा है कि विपक्ष की बातों को कंप्लीटली इग्नोर करें, क्योंकि ये मौके के हिसाब से बात करते हैं। अभी शुरुआती रुझान कह रहे हैं, उसके बाद जब जीत जाएंगे हम लोग तब उसके बाद कहेंगे कि अरे ये तो ईवीएम की चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, इलेक्शन कमीशन इनका कॉम्प्रोमाइज है। तो इनकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर कीजिए। जो रोए, जिसके हाथ में से कुछ निकल जाता है तो उनका रोना तो रहता है। और बाकी पवन खेड़ा जी को तो कुछ कहना नहीं चाहिए, इनके तो हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो हमारे स्टार कैंपेनर हैं, वही शुरुआत में कह रहे थे कि जी ममता बनर्जी तो जा ही रही है, टीएमसी तो जा ही रही है और बीजेपी आ रही है। तो जब राहुल गांधी जी ने कह दिया तो फिर इन्हें परेशानी किस बात की है? इनको बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें तो बीजेपी आगे जाती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। केरल में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना होगा कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे किस तरीके की तस्वीरें नजर आती है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, नतीजों से जुड़ी हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर।